नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो उथल पुथल चल रही है वो तो हम सब लोग देख ही रहे हैं। मीडिया भी पूरी एकदम बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहा है और पूरे देश में एक क्यूरियोसिटी का माहौल बन चुका है। सब ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की ये जो मौजूदा सरकार है ये बचेगी कि गिरेगी, अगला CM कौन होगा एंड ऑल दैट। बट क्या हम केवल अपने आप को इन्हीं मुद्दों तक सीमित रख सकते हैं या फिर हमें इससे भी बड़ा मुद्दा उठाना होगा? डेफिनेटली हमें इससे भी जो बड़ा सवाल है वो पूछना होगा। हमें ये जानना होगा, हमें ये पूछना होगा कि 1985 में जो हम 10th शेड्यूल लेकर आए थे, जिसके तहत हमने एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया था, क्या वो 10th शेड्यूल अब यहाँ पे फेल हो चुका है? क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था, जो हम 10th शेड्यूल के द्वारा लेकर आए थे, उसमें बदलाव की ज़रूरत है? अगर है तो क्या बदलाव उसमें लेकर आना चाहिए? वो सब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि 10th शेड्यूल बेसिकली कहता क्या है दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें डिफेक्शन की, तो डिफेक्शन का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका केवल इतना ही मतलब होता है कि आप अपने देश को या अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा या अपने ग्रुप को छोड़कर किसी और ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखते हैं जब से आज़ादी मिली है तभी से जो इलेक्टेड लीडर्स होते थे, चाहे वो MLAs हों या फिर MPs हों, वो जिस पार्टी की टिकट पर इलेक्ट होते थे, जिस पार्टी की सदस्यता के द्वारा उन्हें चुनाव में जीत हासिल होती थी, वो अपनी उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल का या अन्य पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक 1985 में कानून लेकर आया गया। खैर, वो हम बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल डिफेक्शन या फिर जो दल बदल की घटनाएं होती हैं वो होती किस लिए हैं। तो उसके लिए दोस्तों मल्टीपल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो है आइडियोलॉजिकल डेविएशंस, यानी कि आप जिस पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, जब जुड़े थे तब उस पार्टी की विचारधारा से आपका तालमेल था। अब या तो आपकी विचारधारा उस पार्टी से अलग हो गई है या फिर वो पार्टी अपनी विचारधारा भूलकर किसी और विचारधारा पर चल पड़ी है, इसलिए आप अपनी वो पार्टी बदल रहे हो। ये एक एथिकल इशू यहाँ पर पैदा होता है कि अगर पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी या फिर मेरी मान लो विचारधारा बदल गई तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। दूसरा यहाँ पर जो मुद्दा हो सकता है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप अपनी पार्टी से कुछ उम्मीद रखते थे लेकिन वो उम्मीद नहीं पूरी हुई, आपने पार्टी बदल दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक MLA हूँ, मुझे लगता था कि मेरी पार्टी मुझे मिनिस्टर भी बनाएगी, लेकिन मुझे दिखा कि यार मुझे मिनिस्टर बनाया नहीं जा रहा, या मिनिस्टर बना तो दिया गया लेकिन अच्छा पोर्टफोलियो नहीं, या मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था। बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपनी पार्टी बदल दी। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर है वो एवरेज फॉर पावर, यानी कि मुझे पावर का लालच था। मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं ऑपोजिशन का हिस्सा हूँ, मैं एक कमज़ोर ऑपोजिशन का हिस्सा हूँ। मुझे मौका मिला कि मैं सरकार वाली जो पार्टी है उसमें जा सकता हूँ, तो मैंने दल बदल लिया। ये एक और कारण हो गया। फिर आ जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, कंप्लीटली लालच का खेल, मुझे पैसा मिला और मैंने पार्टी बदल ली। अब ये कई सारे कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर रीज़न हो सकते हैं। कई सारे फैक्टर हमने देखे जो कि रीज़न हो सकते हैं दल बदलने के। अब यहाँ पर एक पैराडॉक्स भी पैदा होता है। अगर हम यहाँ पर अगर अनएथिकली पार्टी बदल रहे हैं तो वो यहाँ पर गलत है। अगर हम मान लीजिए पैसे के लिए पार्टी बदल रहे हैं या पावर में जाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं या फिर मुझे पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए मैं पार्टी बदल रहा हूँ, तो वो अनएथिकल है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी अपनी विचारधारा से अलग हो चुकी है, जिसके कारण पार्टी को चुना गया था, पावर में लाया गया था, या पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है, फिर मैं यहाँ पर पार्टी बदल रहा हूँ या फिर अपनी पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई वो एक एथिकल स्टेप है। सो बट द सेम डिफेक्शन कैन बी एन एक्ट ऑफ डिफेंडिंग द डेमोक्रेसी इफ डन विद द इंटेंशन टू सेफगार्ड द आइडियोलॉजी फॉर विच द पीपल वोटेड द पार्टी। आपकी पार्टी थी प्रो पुअर, लेकिन जब आप पावर में आ गए, लोगों ने आपको चुन लिया, उसके बाद आप जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनके लिए ना सोचकर आप कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सोच रहे हो। अब आपकी आइडियोलॉजी बदल गई, जिसके लिए आपको चुना गया था वो आप रास्ता भूल गए। अब अगर कोई यहाँ पर पार्टी छोड़ रहा है तो उसे आप कह सकते हैं कि एथिकल है, क्योंकि ये प्रो डेमोक्रेसी है। खैर, हम बात करते हैं भारत में डेमोक्रेसी की, हम बात करेंगे अब एंटी डिफेक्शन लॉ की। पूरा बैकग्राउंड हम यहाँ पर समझते हैं।
देखिए, जब से इंडिया में डेमोक्रेसी आई है, जब से इंडिया में इलेक्शंस शुरू हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फेस एंटी डिफेक्शन, यहाँ पे डिफेक्शंस का हमें देखने को मिला। दल बदल की घटनाएं जो हैं वो शुरुआत से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शंस हुए, तभी से हमें देखने को मिलती हैं। 1967 आते आते सिचुएशन ये हो गई कि पूरी पार्लियामेंट ने एकजुट होकर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके तहत एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको ये आदेश दिया गया है, जिसका ये मैंडेट था कि भाई कोई इस डिफेक्शन को रोकने का जरिया, कोई उपाय लेकर आओ, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा वहां पर महसूस की जाने लगी। 1967 में पार्लियामेंट ने जो कमेटी बनाई, उसका जो हेड थे वो थे YB चौहान, जो कि उस समय के होम मिनिस्टर थे। एक कमेटी की इसकी जो रिपोर्ट आई, उसके तहत 1967 में ही यहाँ पर एक कानून भी लाया गया, लेकिन वो कानून या वो 32nd अमेंडमेंट जो बिल लाया गया था वो पास नहीं हो सका, क्योंकि उस समय सरकार गिर जाती है, सरकार का कार्यकाल वहां पे समाप्त हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1985 में फिर से प्रयास किया गया, और 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट यहां पर जो है इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया, 10th शेड्यूल को हमारे संविधान में डाला गया। अब 1985 का ये जो 10th शेड्यूल था, उसके द्वारा जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, उसमें घटनाएं तो कम हुई, लेकिन ये जो डिफेक्शन की घटनाएं थी ये पूरी तरह रुकी नहीं। इसका इंस्टांस हमें देखने को मिलता है कि 1985 के बाद अभी भी डिफेक्शंस हो रही हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें 2021 की, वहां पर भी हमें देखने को मिला कि मेघालय में होलसेल यहाँ पे डिफेक्शन हमें देखने को मिली। 17 में से 12 जो कांग्रेस के MLAs थे वो TMC में आ जाते हैं। 2019 में भी हमें देखने को मिला BSP के जो MLAs थे वो राजस्थान में BSP छोड़ कांग्रेस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसी साल हमें यहाँ पर TDR जो तेलुगु देशम पार्टी के जो राज्यसभा MPs थे वो सारे के सारे BJP में आ गए। ये जो घटनाएं हैं दोस्तों, ये अभी भी बदस्तूर जारी हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे जो कानून है या जो हमारा संविधान है उसमें डिफेक्शन के अलावा और भी कोई ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। देखिए, जो ये 10th शेड्यूल है ये क्या करता है, बेसिकली ये कहता है कि भाई अगर आपने अपनी पार्टी जिसके द्वारा आप चुन के लाए गए हो उसे छोड़ा तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपकी जो मेंबरशिप है वो निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन क्या 10th शेड्यूल एक इकलौता कानून है जो कि हमारी मेंबरशिप को खत्म करता है? तो जवाब है नहीं। इसके अलावा भी हम देखते हैं 102nd आर्टिकल जो है और 191 आर्टिकल जो है वो कुछ इसी तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। आर्टिकल 102 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी ग्राउंड फुलफिल होता है तो एक मेंबर जो है पार्लियामेंट का हो चाहे यहाँ पर खास खैर पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा, यानी कि उसकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट की वो लूज कर देगा। क्या क्या ग्राउंड्स हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर वो पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के तहत कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया है कि वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट है, या फिर वो अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दे, या फिर ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, तो वो यहां पर क्या है अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो कोई बहुत ही हीनियस क्राइम में लिप्त पाया जाता है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत वो यहाँ पर जो है अपनी मेंबरशिप लूज कर देता है। तो ये तो 102nd आर्टिकल तो यहाँ पर बताता है कि भाई अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो इन ग्राउंड्स पर अपनी मेंबरशिप लूज करता है। 191 जो आर्टिकल है वो MLAs के बारे में बात करता है और वो कहता है कि जो 102nd के जो ग्राउंड थे उन्हीं में से अगर कोई ग्राउंड अगर एक MLA फुलफिल करता है तो वो अपनी MLA जो है वो अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा। ये तो बात हुई 102nd यानी कि 102 और 191 आर्टिकल की। लेकिन अब हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है अपना डिफेक्शन के ग्राउंड से और कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डिफेक्शन करता है, दल बदल करता है, तो वो अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबरशिप से। 10th शेड्यूल में कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि इस कानून में कहा क्या गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पैराग्राफ 2 की, जो कि बात करता है ग्राउंड्स, जो हमें ग्राउंड्स देता है जिसके बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन होती है। एक मेंबर जो है वो अपनी मेंबरशिप खोता है, वो मेंबर चाहे MLA हो या फिर MP हो, कोई भी हो सकता है। यहां पर सबसे पहला जो ग्राउंड क्या दिया गया वो देख लेते हैं। कहते हैं जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पैरा 4 and 5 अ मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ
he has voluntarily given up his membership of the such political party। यानी कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, अगर आपने स्वेच्छा से वॉलंटरली उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को लूज कर दिया, उसे छोड़ दिया, तो आप अपनी मेंबरशिप लूज कर दोगे। अब ये जो वॉलंटरली गिवन अप जो वर्ड है, इसकी एक बहुत ही वाइड कॉनोटेशन निकाली गई है। वॉलंटरली गिविंग अप योर मेंबरशिप इज नॉट जस्ट कि आपने रिजाइन कर दिया। यहां पर अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज में भी लिप्त पाए जाते हो और उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ है, तो भी यहां पर आप वॉलंटरली गिविंग अप योर मेंबरशिप के इस कैटेगरी में आ जाओगे, तब भी आप अपनी मेंबरशिप लूज कर दोगे। दूसरा है that if he votes or abstains from voting in such house contrary to the directions issued by the political party। हम सब जानते हैं कि हर हाउस में एक विप होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक विप होता है। वो विप आप सभी को बताता है कि भाई लेट्स से कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई, कांग्रेस का भी लोकसभा में एक विप होगा, बीजेपी का भी लोकसभा में एक विप होगा। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पार्टी की जो मेन लीडरशिप है उनकी कमांड देता है सभी मेंबर्स को। सो जो विप ने आपको कहा कि भाई आज ये बिल पेश होगा, इस पर वोटिंग होगी, आपने इसके फेवर में वोट करना है। अगर आप इस पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर वोटिंग करते हो, तो यहां पर आपके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। या आपको कह दिया कि हमारी पार्टी वोट नहीं करेगी, ना फेवर में ना अगेंस्ट में, वोट ही नहीं करेगी, लेकिन आपने कहा जी नहीं मैं तो वोट करूंगा, आप पार्टी की जो यहां पर रिजोल्यूशन था उसके खिलाफ जाके वोट करते हो, तो ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहता है जी, यहां पर ये तो हो गया, यहां पर हमने वो देखा। इसमें एक चीज और यहां पर बताई गई है कि मान लीजिए आपने पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट जाकर वोट किया विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन ऑफ द पार्टी, उसके बावजूद भी अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको पार्टी यहां पर माफ कर दे, कंडोन कर दे आपके इस एक्ट को, तो आपके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टी ने आपको कंडोन नहीं किया तो आपके खिलाफ पार्टी शिकायत कर सकती है। दूसरा यहां पर जो इसी पैराग्राफ का सब पैरा 2 है, वो कहता है कि एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस हु हैज बीन इलेक्टेड shall be disqualified for being a member of the house if he joins any party after any political party after such election। यानी कि आप यहां पर आए थे किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़कर, आपने चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी से किसी और पार्टी का हिस्सा बन गए, तो आपका ये जो मेंबरशिप है वो लूज कर दोगे। एक नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है, देखिए हम सब जानते हैं कि राज्यसभा में देयर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन अब एक जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो जब इलेक्शन जब उसे नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेशन होने की डेट से यहाँ पे 6 महीने का समय उसके पास रहता है कि भाई इस 6 महीने की विंडो में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर 6 महीने की इस विंडो के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो वो यहां पर एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बन जाता है अंडर दिस सब पैराग्राफ। सो यही कह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ही टेक्स हिज सीट। तो ये एक यहां पर हमें और ग्राउंड देखने को मिलता है डिस्क्वालिफिकेशन का। ये हमने कुछ ग्राउंड्स देखे दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन के। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। अब कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर एक छोटा जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या एक दल होता है, राजनीतिक दल होता है, उसके सभी एमएलएज या उसके मेजोरिटी 2/3 ऑफ जो एमएलएज हैं वो उठकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में अपना विलय कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या ये जिन्होंने जो सभी एमएलएज ने विलय किया, क्या ये सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो उसको एग्जाम्पशन मिली हुई है, वो सभी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। जैसे कि हमने अभी देखा, एक मेघालय का केस हमने देखा था, उसमें हमने देखा कि भाई 17 में से 12 जो एमएलएज थे कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और एआईटीएमसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली मेघालय में। अब ये जो 17 में से 12 जो थे, क्योंकि ये बल्क यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, ये बल्क माइग्रेशन हो रही है, यहाँ पे डिफेक्शन हो रही है, ऐसे में इस केस में इनको यहाँ पर क्या मिल गया, एग्जाम्पशन मिल गई। और वो कहाँ पे दिया गया है, वो हमें देखने को मिलता है पैरा 4 में। क्या कहता है जी, A member of the house shall not be disqualified where his original political party merges with the another political party and he claims that he and any other member of his original political party have become the members of such other political party. Right? So अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी उठकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाए,
तो यहाँ पर जो डिफेक्शन है वो नहीं लगता है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर नहीं लगता है। कहते हैं जी हैव नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर और ऑप्टेड फॉर एज अ सेपरेट ग्रुप। अब देखिए 2/3 अगर मेंबर्स यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर एक सेपरेट ग्रुप बना लें तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं आते। फॉर एग्जांपल अब महाराष्ट्र की अगर हम सिचुएशन देखें, शिवसेना के वहाँ पर 55 एमएलए हैं, जिसमें से ये क्लेम किया जा रहा है कि 47 एमएलए जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, या कई बार 42 एमएलए भी कह देते हैं। लेट्स अज्यूम कि 47 एमएलए हैं। अब अगर ये 47 एमएलए पार्टी छोड़कर, शिवसेना छोड़कर जाते हैं, ये 2/3 ऑफ द 55 से ज्यादा हो गया। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये एक सेपरेट ग्रुप भी बना लेते हैं तो भी इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ऑलराइट, दूसरी बात ये कि द मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस शैल बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस इफ एंड ओनली इफ not less than 2/3 of the members of legislature concerned have agreed to such merger। So जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टी टूट रही है, जो पार्टी में से लोग जा रहे हैं किसी बड़ी पार्टी में, वो टूटने वाली पार्टी के 2/3 मेंबर्स मिनिमम जाने चाहिए, तभी वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जर माना जाएगा और तभी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। पैरा 5 में एक और एग्जेम्पशन दी गई है। देखिए हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्पीकर होते हैं हाउस के, या डिप्टी स्पीकर होते हैं, या फिर चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं, उनका कोई पार्टी से कुछ लेन देन नहीं होता है। तो अगर वो, या यूं कहें कि ऐसा समझा जाता है कि अच्छा ये होगा कि अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना झुकाव ना दिखाएं और वो न्यूट्रल रहें। ऐसे में क्या उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा? तो उसका जवाब है नहीं। और वो एग्जेम्पशन पैरा 5 में दी गई है। क्या कहा है पैरा 5 में? चलिए देखते हैं। कहते हैं जी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस शेड्यूल अ पर्सन हु हैव बीन इलेक्टेड इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स ऑफ, यानी कि लोकसभा का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो, या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हो, या फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इन सभी को जो भी ये पोस्ट हैं उनको यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा उनका, if he by the reason of his election to such office voluntarily gives up the membership of the political party to which he was belonged immediately before such election। यानी कि जो स्पीकर होता है, अगर स्पीकर का ही एग्जांपल लेते हैं, हमारे अभी के स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला, श्री ओम बिरला जी जो हैं वो कोटा से सांसद हैं, बीजेपी की टिकट पर वो चुनकर आए। अब उनके पास ये ऑप्शन है कि जैसे ही उनका स्पीकर की पोस्ट पर चुनाव हो गया, वो बीजेपी की मेंबरशिप लूज कर सकते, आई मीन वो वॉलंटरीली गिव अप कर सकते हैं। अब अगर वो वॉलंटरीली गिव अप कर देते हैं बिकॉज उनका चुनाव है, इस पोस्ट पे हो गया है, तो उनके ऊपर ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होगा। ये एग्जाम्पशन दी गई है पैरा 5 में। पैरा 6 में कहा है कि भाई अगर कहीं पे डिफेक्शन होती है तो उसमें डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो यहां पर यह भी बता दिया गया कि अगर कहीं पर डिफेक्शन हुई भी है या नहीं हुई है, ये डिसाइड कौन करेगा, किसके पास ये पावर है? ये पावर दी गई है जो स्पीकर होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं। कहा गया that if any question arises as to the whether a member of the house has become subject to disqualification under this schedule, the question shall be referred to the chairman as the case may be to the speaker and his decision shall be final। यानी कि क्या लोकसभा में अगर डिफेक्शन का मामला है तो चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये मामला जाएगा, चेयरमैन के पास जाएगा अगर मामला है राज्यसभा का, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट का मामला है डिफेक्शन का, अगर एमएलए ने डिफेक्शन की है तो वहां जाएगा मामला किसके पास? स्पीकर के पास। लेकिन एक सवाल और कि मान लो स्पीकर की कुर्सी खाली है, जैसे कि राजस्थान के केस में महाराष्ट्र के केस में ही आप देखें, महाराष्ट्र में पिछले 1-1.5 साल से स्पीकर नहीं है, नाना पटोले जी थे पहले, लेकिन अब स्पीकर की कुर्सी खाली है, तो जो वहां के डिप्टी स्पीकर हैं वही पूरा कार्यभार स्पीकर का संभाल रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर उनकी एब्सेंस में काम करते हैं। तो ऐसे में डिसीजन कौन लेगा? ऐसे में डिसीजन लेगा डिप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर की कुर्सी खाली है तो। चलिए, पैरा 7 जो है वो बार करता था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। अब ये एक यहाँ पर जो था पैरा, वो एक ऐसा पैराग्राफ था जो कि 10th शेड्यूल का पैरा था, जो कि कहता था कि स्पीकर या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है जिसने यहाँ पर इस पूरे मसले में डिसीजन लिया, उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट्स में। इसमें स्पष्ट किया गया था कि मान लीजिए कोई एक एमपी ने डिफेक्शन कर दिया, दल बदल दिया, स्पीकर के पास मामला गया, लोकसभा का एमपी था, स्पीकर के पास मामला गया, स्पीकर ने कहा कि हाँ जी इसके ऊपर डिफेक्शन का मामला बनता है, इनको डिस्क्वालीफाई करो।
तो जो 10th शेड्यूल है ये कहता था कि भाई यहां तक बात खत्म हो जानी चाहिए, इसकी अपील नहीं जानी चाहिए कहीं पर भी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कोई नहीं जाएगी। लेकिन एक केस आता है 1993 का, दैट इज 1992 का केस था, उसकी जजमेंट 93 में आती है, दैट इज किहोतो होलोहान केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि भाई देखो, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को, चेयरमैन को, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उन्हें आपने यहां पर डिसाइड करने की पावर दी कि वेदर डिफेक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। लेकिन जब बात आती है यहां पर जुडिशियल रिव्यू की, तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है किसके पास? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, चाहे वो आर्टिकल 136 हो, 226 हो, 227 हो। ये जो जुडिशरी की जो पावर है, इसे आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो हम केशव नंद भारती केस की जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं, ये उसका पार्ट है भाई। आप इसको, हमारी जुडिशरी की पावर को यहां पर कर्टेल नहीं कर सकते। साथ ही में वहां पर सवाल उठा था कि साहब, जब आप एक एमएलए को या एक एमपी को डिस्क्वालीफाई करते हो बिकॉज उसने अपनी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ जाकर वोट किया, ऐसे में क्या आप उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल नहीं कर रहे? मान लीजिए मेरी पार्टी ने कहा कि भाई आप इस मसले पर यस में वोट करना। मैंने कहा जी भाई, इसमें मैं अगर यस में वोट करता हूं तो मेरे एरिया की जनता ने मेरे ऊपर जो भरोसा किया वो टूटेगा, क्योंकि मेरे एरिया की जनता चाहती है कि मैं इसके खिलाफ वोट करूं। तो मेरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरी जो पब्लिक ने, जिसने मुझे चूज किया, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो बात कही वो यहां पर यह कहा that with respect to freedom of speech and expression it was considered that in the greater national interest freedom could be curtailed। यानी कि एक व्यक्ति का या एक छोटे से समूह का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसे हम कर्टेल कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट। ये अभी भी एक कंटेंशन का इशू तो रहता है, क्योंकि हमेशा जब भी ऑब्जेक्शन उठता है वो ये कि भाई एक एमएलए या एक एमपी जो है वो हमेशा एक पार्टी के विप के अकॉर्डिंग ही वोट करने की उसको यहाँ पर प्रेशर बनाई जाती है। चलिए, एक इसका एक रूल 8 भी है, वो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। वो ये कि भाई जो स्पीकर हैं या जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर रूल्स बनाते हैं कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। एक क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने सोचा कि एक रूल भी आपको बता दूं। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। देखिए, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये जो 10th शेड्यूल है, पहली बात तो ये कि इसको लाया गया था किसी पर्पस से, वो पर्पस फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तक डिफेक्शंस रुकी नहीं है। ओके, दूसरी बात ये कि इसमें हमेशा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहा है। पहला जो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट था वो ये था कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि डिफेक्शन को डिराइव करती हैं, ये एक सजेशन है स्कॉलर्स की तरफ से कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि डिफेक्शन को डिराइव करती है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने जो पावर में पार्टी है उनके कुछ एमएलए को तोड़कर कहा जी आप हमारे साइड आ जाओ। आपने जो एमएलए या एमपी टूट कर आ रहे हैं उस पार्टी से, उसको तो सजा दे दी, लेकिन वो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ये पूरा ड्रामा यहाँ पे स्टेज किया, उसको आप यहाँ पर छोड़ रहे हो, वो यहाँ पर नहीं छूटनी चाहिए, उसके लिए भी कोई सजा का प्रावधान करो। दूसरी बात यह कि आप ये कारण समझो कि पॉलिटिकल पार्टी से लोग डिफेक्शन क्यों करते हैं। आप देखिए, मैंने अभी यहां पर बात कही कि भाई मुझे पता है कि एक परिवार ही एक पॉलिटिकल पार्टी को चला रहा है, मेरा यहां पर स्कोप नहीं है, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ज्यादा से ज्यादा मैं एमएलए बन के या एमपी बन के एक मंत्री बन जाऊंगा। लेकिन क्योंकि वो पार्टी का मुखिया, एक फैमिली वहां पे बैठी है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे और मेरा यहाँ पे स्कोप नहीं है, ये एक कारण बन जाता है कि भाई पार्टी बदलो। और इसमें भी यहाँ पे सजेशन आया कि भाई ये हमें चेंज करना होगा, हमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी होगी, जो पार्टी की इनर फंक्शनिंग है उसमें भी हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी होगी। इसके अलावा भी हमें देखने को मिलता है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी, उनकी भी यहाँ पर रिपोर्ट्स आई, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे को हमें बदलना चाहिए। आप डिफेक्शन के केवल 2 ग्राउंड्स रखो। पहला जो उन्होंने यहां पर ग्राउंड दिया दोस्तों, वो ये था कि पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप वॉलेंटरीली जा रहे हो, वो आपका यहां पर एक ग्राउंड होना चाहिए। और दूसरा ये था कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शंस हैं उसके अगेंस्ट जाकर वोटिंग कर रहे हो, तो आपको यहां पर डिफेक्शन होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई। लॉ कमीशन की भी जो रिपोर्ट थी दोस्तों, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी, और वो ये था
कि सबसे पहले तो ये कि पार्टी शुड इशू दी विप्स जहां पर क्रिटिकल इश्यूज हों। आप हर मामले पर पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई विप इशू करना शुरू करेगी तो जो वो एमपी है या जो वो एमएलए है उसकी जो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हमेशा के लिए कर्टेल हो जाएगी। ऐसे में उसे लगेगा कि हम हमेशा ही दबकर रह गए, जो कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पूरे मसले पर अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि भाई एक सबसे बड़ी जो यहाँ पर दिक्कत आती है वो ये कि आपने एक स्पीकर को या एक चेयरमैन को यहाँ पर जो है डिसीजन लेने का अधिकार दे दिया। जुडिशरी के साथ उसका कन्फ्लिक्ट भी हमने देख लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ अधिकार होना चाहिए गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को कि वो यहाँ पर डिसाइड करें कि कब यहाँ पर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कब नहीं डिस्क्वालीफाई हो रहा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। एक और बहुत बड़ी समस्या इस पूरे मसले से जुड़ी हुई है वो ये कि आप टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पर डिफेक्शन का डिसीजन नहीं लेते कि कोई व्यक्ति ने डिफेक्शन की कि नहीं की, दल बदला कि नहीं बदला। टाइम बाउंड मैनर में नहीं होता। हम देखते हैं कि भाई मैं आज एमएलए बना, मेरे खिलाफ किसी ने यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कंप्लेन दी स्पीकर को, मेरी 5 साल की टेन्योर पूरी हो गई, स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया। स्पीकर ने डिसीजन ले लिया तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां पर अटक गया। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, 5 साल की टेन्योर मेरी पूरी हो गई, आप जितना मर्जी मेरे यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन करते रहो, उसका फर्क क्या पड़ा। तो एक सजेशन ये भी आई कि स्पीकर या जो भी यहाँ पर डिसाइडिंग अथॉरिटी है, फॉर दैट पर्पज चेयरमैन इन राज्यसभा, इन्हें 3 महीने का एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि उसी में इन्हें डिसीजन लेना है कि वेदर अ पर्सन हैज बिकम डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और नॉट। तो ये कुछ सजेशंस हैं दोस्तों जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे इस पूरे मसले में। और अगर हम आंसर राइटिंग की भी बात करें तो वहां पर भी हम इन सजेशंस को सेफली दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा जो पूरा मसला है ये समझ आया होगा, पूरा टॉपिक समझ आया होगा। एंड आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।